गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सभी बच्चे जल्दी से लाइव आ जाइए और चलिए सेशन को हम सभी शुरू करते हैं। तो सभी को नमस्ते, सभी को प्रणाम, सभी को बहुत सारा प्यार और जल्दी से सभी बच्चे आ जाएंगे एक बार। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, सभी को नमस्ते। ओके बच्चों, तो आज का जो हमारा यहाँ पे टॉपिक रहेगा वो है, मैंने आप लोगों को फ्रूट्स पढ़ा दिया था नहीं, आज फ्रूट्स ही हम सभी को यहाँ पे पढ़ना था। ठीक है, ओके बच्चों, तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे आ जाइए सभी बच्चे। ठीक है, ओके बच्चों, तो कल की क्लास में यानी इससे पहले की क्लास में मैंने आप लोगों को कहाँ तक पढ़ा दिया था? ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है, काफी बैचेस चल रहे हैं। तो मैंने आप लोगों को कहाँ तक पढ़ा दिया था बेटा? ये हो गया था? जल्दी से बताओ मुझे कमेंट करके। ये हो गया था हमारा? अच्छा, ये हो गया था ना, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो एक बार रिवाइज करा देती हूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को यहाँ पर आगे का पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी को पता है कि लास्ट क्लास में हम सभी ने यहाँ पर बात की थी किसके बारे में? जो हमारा आवृत्त बीजी है उस पुष्पों के बारे में हमने यहाँ पर बात की थी। और फिर पुष्प की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो जो पुष्प हमारे होते हैं उनमें परागण की प्रक्रिया यहाँ पर होती है। और आपको मैंने यह भी यहाँ पर बताया था कि अगर आप परागण के बारे में बात करते हैं तो पुंकेसर से स्त्रीकेसर की वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही परागण यहाँ पर कहलाता है। और साथ में जो परागण होता है वह अलग अलग प्रकार का यहाँ पर होता है। ठीक है, पहले नंबर पर जो पाया जाएगा उसे हम कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, और दूसरे नंबर पर होता है जिसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। और फिर पॉलिनेशन के बाद हमारा होता है यहाँ पर द्विनिषेचन की प्रक्रिया, है ना, द्विनिषेचन की प्रक्रिया। और फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि फ्रूट्स यहाँ पर बनते हैं, फल यहाँ पर बनते हैं। फिर मैंने आपको समझाया था कि बीजांड जो होते हैं वह बीजों में परिवर्तित हो जाते हैं, अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है और अंडाशय की भित्ति पेरिकार्प बन जाती है। और सबसे लास्ट में मैंने आपको एंडोकार्प यानी कि भ्रूणपोष के बारे में बताया था, है ना, यहीं तक हुआ था। ठीक है, तो चलो इसके आगे का हम सभी यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसका कोई मतलब नहीं है। ओके, तो चलो आज की क्लास में हम लोग इसके आगे का यहाँ पर पढ़ना शुरू करते हैं। और आज हम सभी यहाँ पर बात करेंगे किसके बारे में? फ्रूट्स के बारे में, यानी फल के बारे में हम सभी यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो फल के अगर आप, हाँ विटामिन कंप्लीट हो गया था बेटा। ठीक है, विटामिन यहाँ पर कंप्लीट हो गया था। चलिए, तो आज सभी हम यहाँ पे बात करेंगे फल के बारे में। तो सबसे पहले बात आती है कि जब कभी भी हम फ्रूट्स की स्टडी करते हैं, जब कभी भी हम लोग यहाँ पर फल का अध्ययन करते हैं तो उसे किस नाम से यहाँ पर जाना जाता है? अब यहाँ पर सबसे पहले बात होती है कि जब कभी भी हम फल का अध्ययन करते हैं तो उसे हम सभी क्या कहते हैं? पोमोलॉजी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? पोमोलॉजी के नाम से यहाँ पर जानते हैं। और जो पोमोलॉजी होता है उसका क्या मतलब होता है? तो आपको सीधे सीधे आंसर करना कि स्टडी ऑफ द फ्रूट्स। पोमोलॉजी का क्या मतलब होता है यहाँ पर? स्टडी ऑफ फ्रूट्स, यानी फलों का अध्ययन करना, फलों का अध्ययन करना, फलों का अध्ययन करना। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर फ्रूट्स के बारे में बात करते हैं तो जो भी यहाँ पर फ्रूट्स है, जो भी यहाँ पर फल है, तो फलों का अध्ययन करना यहाँ पर क्या कहलाता है? पोमोलॉजी के नाम से यहाँ पर इसको जाना जाता है। अब आगे हम यहाँ पर बात करते हैं कि भाई सीड्स क्या, फ्रूट्स होते क्या हैं? अगर हम सभी फ्रूट्स के बारे में बात करें तो फ्रूट्स होते क्या हैं? तो लिखते हैं यहाँ पर फ्रूट्स आर सीड बियरिंग स्ट्रक्चर्स, सीड बियरिंग स्ट्रक्चर। और हिंदी में अगर हम बात करें तो फल बीजधारी संरचना होती है, बीजधारी संरचना होती है। तो अगर आप किसी भी फ्रूट को देखते हो तो फ्रूट में आपको यहाँ पर क्या दिखाई देगा? तो बीज आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो इसे हम सभी क्या कहते हैं? बीजधारी संरचना यह होती है। एक सीधे सीधे प्रश्न और यहाँ पर पूछा जाता है कि यह बताओ कि जो भी यहाँ पर फल होता है वह कैसे बनेगा? तो जब कभी भी हम अंडाशय के बारे में बात करते हैं, जब कभी भी हम ओवरी के बारे में बात करते हैं, तो जो अंडाशय यानी कि जो ओवरी होता है जब वह पक जाता है
जब वह मैच्योर हो जाता है, जब वह राइपन हो जाता है, पक जाता है, तभी यहाँ पर एक अंडाशय फल में परिवर्तित होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो स्टेटमेंट हम सभी यहाँ पर लिखेंगे वह क्या होगी, तो लिखते हैं इट डेवलप्स फ्रॉम राइप ओवरी, इट्स डेवलप्स फ्रॉम राइप ओवरी। और हिंदी में अगर हम देखें तो इसे हम कहेंगे कि यह एक पके हुए या वयस्क, यह एक पका हुआ या वयस्क अंडाशय से बनता है, अंडाशय से बनता है, ओवरी से बनता है, अंडाशय से निर्मित होता है, निर्मित होता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर फल के बारे में बात करते हैं, अगर आप सभी यहाँ पर फ्रूट के बारे में बात करते हैं, तो यह पके हुए या फिर आप कह सकते हो कि एक वयस्क अंडाशय से मिल करके ये यहाँ पर बनता है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर चलते हैं। अब आगे जब हम यहाँ पर बढ़ेंगे तो कुछ विशेष शब्दों के ऊपर भी प्रश्न आपका पूछा जाता है। जैसे कि एक विशेष आपका प्रश्न यहाँ पर बनता है एक नए शब्द से, जिसको हम सभी कहते हैं पार्थेनोकार्पी। एक नया शब्द आता है जिसको हम सभी कहते हैं पार्थेनोकार्पी। एक नया शब्द आता है पार्थेनोकार्पी। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो पार्थेनोकार्पी है इसका क्या मतलब है। ये जो पार्थेनोकार्पी है इसका यहाँ पर क्या मतलब होता है, पार्थेनोकार्पी। ठीक है, तो चलो इसके बारे में हम सभी यहाँ पर समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम सभी को यह बात पता है कि जब हम रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, जब कभी भी हम प्रजनन के बारे में बात करते हैं, चाहे वह जीव जंतु हो, चाहे वह कोई पौधा हो, उसके लिए हमें एक स्त्री और पुरुष का होना जरूरी होता है। अगर आप लैंगिक प्रजनन के बारे में बात करते हैं, अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको यह भी जानना पड़ेगा कि जैसे हम किसी पुष्प को देखते हैं तो उसके अंदर स्त्री केसर और पुंकेसर है, यानी उसके अंदर गाइनोशियम है और उसके अंदर यहाँ पर एंड्रोशियम है। ठीक, हमें पोलन ग्रेन्स की आवश्यकता है। जिस तरह से किसी भी एनिमल्स या मनुष्यों में शुक्राणु होता है यानी स्पर्म होता है, बिल्कुल उसी तरीके से पुष्पों के अंदर हमें क्या देखने के लिए मिलता है, पोलन ग्रेन्स देखने के लिए मिलता है, परागकण देखने के लिए मिलता है। ठीक है, और इसी की वजह से ही जब यह परागण की वजह से, पॉलिनेशन की वजह से किसी भी अंडाशय के वर्तिकाग्र में पहुंच जाता है तो हम उसे पॉलिनेशन कहते हैं, परागण कहते हैं। ये बात तो आपको पता है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि कोई एक ऐसा पुष्प है जिसके पास स्त्री केसर है, जिसके पास यहाँ पर गाइनोशियम है, और आगे जाके हम यह देख रहे हैं कि कोई भी परागण नहीं हो रहा, कोई भी निषेचन यहाँ पर नहीं हो रहा, कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा और कोई बीज भी नहीं बन रहे हैं, और जो एक ओवरी है वह किस में परिवर्तित हो गई, फल में परिवर्तित हो गई। इसका मतलब कि बिना निषेचन के और बिना सीड यानी बिना बीज के अगर किसी फल का निर्माण हो रहा है तो उसे हम सभी क्या कहते हैं, पार्थेनोकार्पी के नाम से यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपका बन सकता है। तो चलो शुरू करते हैं इसकी डेफिनेशन। चलो तो लिखते हैं यहाँ पर द प्रोडक्शन ऑफ सीडलेस फ्रूट। जो फ्रूट होगा वो कैसा होगा, सीडलेस होगा, बीज रहित होगा। सीडलेस फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज पार्थेनोकार्पी। चलो हिंदी में भी इसे देख लेते हैं यहाँ पर। जब बिना निषेचन के बीज रहित फल का निर्माण होता है, फल का निर्माण होता है, तो उसी को हम सभी यहाँ पर क्या कहते हैं, पार्थेनोकार्पी के नाम से यहाँ पर उसे हम जानते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको यह ध्यान में रखना होगा विशेष तौर पे कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि विदाउट फर्टिलाइजेशन यानी कि बिना निषेचन के बीज रहित फल जब यहाँ पर बनते हैं तो उसी को हम सभी क्या कहते हैं, पार्थेनोकार्पी के नाम से यहाँ पर जानते हैं।
जैसे इसका सबसे बेस्ट जो उदाहरण होता है वो है बनाना, यानी केला। ठीक है, केला। तो केला की अगर आप बात करो तो उसके अंदर आप नेचुरल तरीके से देखते हो कि पार्थेनोकार्पी यहां पर आता है। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, आगे यहां पर चलते हैं, आगे समझेंगे। अब देखो बेटा, यहाँ पर एक चीज और आपको ध्यान में रखना है कि क्या इस तरह की प्रक्रिया कभी किसी जंतु के अंदर देखने के लिए मिल सकती है क्या? तो आंसर हाँ, देखने के लिए मिल सकती है। और उस टाइम पर इसे हम पार्थेनोकार्पी की जगह पार्थेनोजेनेसिस के नाम से यहाँ पर जानते हैं। तो जब पार्थेनोजेनेसिस की हम बात करते हैं तो जो रेप्टाइल्स होते हैं, जो सरीसृप होते हैं, जैसे कि घड़ियाल वगैरह, उनमें आप सभी क्या देखोगे कि भाई उनमें भी कई बार ऐसा होता है कि नर की जरूरत होती ही नहीं है, यानी किसी मेल की यहाँ पर जरूरत होती ही नहीं है। बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना निषेचन के ही आप सभी देखेंगे कि एक नए जीव का निर्माण हो जाता है। कई बार आपको एक इंटरेस्टिंग बात यह भी बताती हूँ कि अगर आप किसी घड़ियाल को देखते हो तो अंडा वह दे रही है, ठीक है। अब जो अंडा होता है उसमें से मेल निकलेगा या फीमेल, यानी कि नर घड़ियाल पैदा होगा या मादा घड़ियाल पैदा होगी, इसका जो मतलब निर्धारण है वह स्पर्म नहीं करता, वो शुक्राणु यहाँ पर नहीं करता। वो यहाँ पर यह दिखाता है कि भाई आसपास का टेम्परेचर कैसा है, आसपास का जो तापमान है वह कैसा है, और वो यहाँ पर निर्धारण करता है कि भाई कौन सा लिंग यहाँ पर बनेगा उसका। ठीक है, तो इस चीज को आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, ओके बच्चों, समझ आ गया। चलो अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। तो जिस तरह से पार्थेनोकार्पी के ऊपर प्रश्न पूछा जाता है, वैसे ही एक और प्रश्न आपका आता है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस, MIXIS, एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस। ठीक है, अब चलिए एपोमिक्सिस की अगर आप यहाँ पर बात करते हैं तो एपोमिक्सिस का यहाँ पर क्या मतलब होता है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल पार्थेनोकार्पी जैसा ही है, लेकिन यहाँ पर आप सभी देखेंगे कि सीड के साथ होगा। ठीक है, तो चलो लिखते हैं यहाँ पर, द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट with seeds without fertilization, ठीक है। चलिए हिंदी में देखते हैं इसको यहाँ पर, जब बिना निषेचन के बीज सहित फल का निर्माण होता है, ठीक है। तो इससे पहले हम सभी ने यहाँ पर क्या देखा था कि जब हम पार्थेनोजेनेसिस को देख रहे थे या पार्थेनोकार्पी को हम सभी यहाँ पर देख रहे थे, तो उसमें आपने क्या देखा था कि सीडलेस था, यानी कि बीज रहित था। लेकिन अगर आप यहाँ पर देख रहे हो एपोमिक्सिस के बारे में, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, बीज के साथ है फल। किसके साथ है? बीज के साथ यहाँ पर फल है, लेकिन अभी भी बिना निषेचन की प्रक्रिया ये यहाँ पर हो रही है। ठीक है बच्चों, समझ आ गया यहाँ पर। चलिए अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर चलते हैं। जब कभी भी हम फल के बारे में बात करते हैं बेटा, तो जो फल होता है उसमें उसको हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो यहाँ पर बात आती है कि जो भी हमारा फल होता है उसमें दो भाग हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट, कि अगर हम सभी फ्रूट के बारे में बात करते हैं, फल के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो फल के हमें दो भाग यहाँ पर दिखाई देते हैं। ठीक है, पहला जो भाग हमें यहाँ पर दिखाई देता है उसे हम सभी कहते हैं पेरिकार्प। पहला जो भाग हमें दिखाई देता है उसे हम सभी कहते हैं पेरिकार्प, ठीक। और जो दूसरा भाग हमें यहाँ पर दिखाई देता है उसे हम सभी कहते हैं सीड, यानी कि बीज। तो जब कभी भी हम कोई भी फल यहाँ पर देखते हैं तो वो जो फल होता है वह कैसा होता है, दो भागों में बटा हुआ होता है। ठीक है, पहला जो भाग होता है उसे हम सभी कहते हैं पेरिकार्प, और जो दूसरा भाग होता है उसे हम सभी कहते हैं सीड, यानी कि बीज।
ठीक है, अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर चलते हैं कि सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि यह पेरिकार्प क्या होता है। सबसे पहले हम सभी यहाँ पर शुरू करते हैं कि ये जो पेरिकार्प होता है यह क्या होता है। तो चलो सबसे पहले हम सभी यहाँ पर लिखेंगे कि पेरिकार्प क्या होता है। तो लिखते हैं यहाँ पर, पेरिकार्प इज द वॉल ऑफ द ओवरी, wall of the ovary that develops as the wall of fruit, that develops as the wall of fruits। ठीक है, इसको हिंदी में भी देख लेते हैं, इसको सीडी को बाद में पढ़ेंगे, इसको हिंदी में भी देख लेते हैं। यहां पर क्या कह रहा है ये कि पेरिकार्प अंडाशय की दीवार होती है, पेरिकार्प अंडाशय की दीवार होती है जो आगे जाकर फल भित्ति बनाने का कार्य करती है, बनाने का कार्य करती है। ठीक है, चलो तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि जब हम फल के बारे में बात करते हैं तो कोई भी आप फल देख लो, जैसे आम देख लो। ठीक है, अब आम की अगर आप सभी यहाँ पर बात करते हैं तो जो हमारा आम होता है उसमें सबसे पहले आपको क्या दिखाई देगा, पेरिकार्प, और सबसे अंदर आपको क्या दिखाई देगा, एक बीज यानी कि एक सीड यहाँ पर दिखाई देगा। और यहाँ पर बात आती है कि जो हमारा पेरिकार्प होता है वह क्या है, तो जो अंडाशय होता है ना, अंडाशय की जो दीवार होती है, अंडाशय की जो वॉल होती है, उसी को हम सभी क्या कहते हैं, पेरिकार्प कहते हैं। और जब निषेचन हो जाता है, जब यहाँ पर फल का निर्माण यहाँ पर होता है, तो यही आगे जाकर के क्या बनता है, फल भित्ति यानी कि फ्रूट की वॉल बनाने का भी काम यह यहाँ पर करता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो पेरिकार्प होता है उसको किस तरह से कितने भागों में बांट करके यहाँ पर पढ़ा जाता है। तो चलो अब हम यहाँ पर शुरू करते हैं कि जो हमारा पेरिकार्प होता है, जो हमारा पेरिकार्प है उसे हम सभी कितने भागों में बांट करके यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो 3 तरीके से इसको यहाँ पर बांटा जाता है। नंबर फर्स्ट, पहला नंबर पर आता है इपिकार्प, पहले नंबर पर आता है इपिकार्प। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है मीजोकार्प, और जो तीसरा नंबर होता है उसे हम सभी कहते हैं एंडोकार्प। एंडोकार्प। ठीक है, तो पेरिकार्प की अगर आप यहाँ पर बात करते हो, जो पेरिकार्प होता है उसको भी हम सभी यहाँ पर क्या करेंगे, 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। पहला होता है ईपी, दूसरा होता है मीजोकार्प, फिर होता है यहाँ पर एंडोकार्प। अब सबसे पहले हम सभी शुरू करते हैं ईपी कार्प से, हम सभी इसकी शुरुआत करते हैं। अगर आप ईपी कार्प को देखो, नाम से ही पता चल रहा है कि इपिकार्प का मतलब होता है कि जब आप किसी भी फल को देखते हो तो फल के सबसे बाहर की लेयर, क्या, यह सबसे बाहर की लेयर। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं यहाँ पर सबसे पहले कि आउटर मोस्ट लेयर ये कैसी होती है यहाँ पर, तो आंसर करना है आउटर मोस्ट लेयर, यानी सबसे बाह्य की परत, सबसे बाह्य की परत। ठीक है, तो अगर आप किसी भी फ्रूट को यहाँ पर देख रहे हो तो फ्रूट में जो सबसे बाहर की लेयर आपको दिखाई देती है उसी को हम सभी इपिकार्प के नाम से यहाँ पर जानते हैं। अब जैसे कि मान लो कि कोई भी हमारे पास इस तरह से फल है, जैसे मान लीजिए हमारे पास इस तरह से आम है। ठीक है, इस तरह से आम है, तो आम का आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, सबसे बाहर की लेयर, इस तरह से आम के सबसे बाहर की लेयर आपको क्या यहाँ पर कहलाएगी, तो आंसर करना आउटर मोस्ट लेयर हमें क्या कहलाती है, इपिकार्प यहाँ पर कहलाती है। इपिकार्प की अगर आप बात करें तो इसे हम सभी क्या कह सकते हैं,
पिल्स भी कह सकते हैं, यानी छिलका भी इसे हम कह सकते हैं। तो अगर आप किसी भी फल के छिलके के बारे में बात करते हो तो फ्रूट का छिलका भी हम किसे कह सकते हैं, यहाँ पर इपिकार्प को यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर बात होगी यहाँ पर मीजोकार्प के बारे में। मीजोकार्प की जब हम बात करते हैं तो मीजोकार्प क्या है, मिडिल पार्ट। किसी भी फल का यह मिडिल पार्ट होता है, यानी मध्य भाग होता है। क्या होता है बेटा, ये यहाँ पर मध्य भाग होता है। तो जब आप किसी भी फल को यहाँ पर देखते हो तो फल का यह मध्य भाग होता है या फिर मध्य परत यहाँ पर होती है। और यही कैसा भाग होता है, तो आंसर करना कि यही फ्लैशी पार्ट होता है, फ्लैशी पार्ट ऑफ फ्रूट। इसका क्या मतलब हो गया कि मांसल भाग होता है। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे लिखते हैं हम सभी पहले कि यह किसी भी फल का मांसल भाग होता है। अब मांसल भाग होने का क्या मतलब है कि जैसे अगर आप आम खा रहे हो तो आम का जूसी यानी कि जो बहुत ही ज्यादा जूसी होगा, जो मांसल होगा, जो फ्लैशी होगा, जो गूदादार होगा, उसी भाग को तो आप खाओगे, है ना। तो उस भाग को हम सभी यहाँ पर क्या कहेंगे, तो बीच वाला भाग। अब जैसे मान लो बीच में यहाँ पे गुठली है, तो ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है बीच वाला, यही भाग तो आप लोग सभी खाओगे। तो इसी को हम सभी यहाँ पर क्या कहते हैं, मीजोकार्प के नाम से यहाँ पर हम इसे जानते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पर आता है एंडोकार्प। अब एंडोकार्प का क्या मतलब होता है, इनर मोस्ट। कैसा होगा बेटा, इनर मोस्ट पार्ट। इनर मोस्ट पार्ट यानी सबसे अंदर का भाग, सबसे अंदर का भाग। तो अगर आप किसी भी फल को देख रहे हो तो फल के सबसे अंदर का भाग क्या कहलाएगा यहाँ पर, तो आंसर करना एंडोकार्प यहाँ पर कहलाएगा। तो मैंने क्या बताया कि जैसे यहाँ पर बीज है, ठीक है, ये यहाँ पर बीज है, तो बीज के आसपास का क्षेत्र, इतना बीज के आसपास का क्षेत्र थोड़ा सा हार्ड होता है ना, थोड़ा सा हार्ड वह होता है। तो वही क्या है, सबसे अंदर का भाग। तो अगर आप यहाँ पर एंडोकार्प के बारे में बात करते हैं तो एंडोकार्प कैसा होता है, रफ पोर्शन होता है। तो लिखते हैं यहाँ पर रफ पोर्शन वेयर द सीड इज प्रेजेंट, सीड इज प्रेजेंट। और हिंदी में अगर हम बात करें तो खुरदुरा भाग, खुरदुरा भाग जहां बीज स्थित होता है, जहां बीज स्थित होता है, स्थित होता है। ठीक है बच्चों, चलो तो हमने यहाँ पर क्या देखा, चलो फिर से एक बार देखते हैं कि जब कभी भी हम लोग पेरिकार्प के बारे में बात करते हैं तो जो पेरिकार्प होता है उसको हम सभी ने 3 भागों में यहाँ पर बांटा। पहला है इपिकार्प, दूसरा मीजोकार्प और फिर होगा एंडोकार्प। इपिकार्प की अगर आप बात करो तो किसी भी फल को अगर आप देखते हो तो सबसे बाहर की यह लेयर होती है जो कि छिलका बनाने का काम करती है। मीजोकार्प की अगर आप बात करते हो तो यह फल के मध्य वाला भाग होता है, बीच वाला भाग होता है और मांसल भाग यह बनाता है, जूसी, जिसको आप सभी खाते हो। ठीक है, और उसके बाद आता है यहाँ पर एंडोकार्प। ठीक, अब एंडोकार्प की अगर आप बात करो तो किसी भी फल का यह अंदर का भाग होता है और यह भी आपको ध्यान में रखना है कि यह खुरदुरा भाग होता है जो बीज के आसपास आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो ये क्या था बेटा, यहाँ पर पेरिकार्प। ठीक है, समझ आ गया यहाँ पर सभी को, क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पर हम सभी पढ़ रहे थे कि जब हम फ्रूट को देखते हैं तो सबसे पहले क्या आता है हमारा, पेरिकार्प। अब दूसरे नंबर पर आता है हमारा सीड, यानी कि हमारा बीज। तो चलो अब हम सभी यहाँ पर बीज के बारे में भी कुछ पॉइंट्स को यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पर सीड। बीज, चलो बच्चों अब बीज के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। सीड्स क्या है, तो लिखते हैं यहाँ पर सीड्स आर द फर्टिलाइज्ड राइपन या राइप्ड ओव्यूल्स। सीड्स आर द ripe, yeah, fertilized. Seeds are fertilized
चलो इसको हिंदी में भी लिखते हैं यहाँ पर कि बीज जो होते हैं निषेचित बीजांडु होते हैं। लिखते हैं यहाँ पर निषेचित बीजांडु बीज बनाते हैं, बीज बनाते हैं। ठीक है, चलिए अब इसका यहाँ पर क्या मतलब होता है, तो चलो इसे भी हम सभी यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले नंबर पर कि जैसे हम सभी को ये बात पता है कि जब कभी भी हम स्त्री केसर देखते हैं तो स्त्री केसर में हमको क्या दिखाई देते हैं, बीजांडु दिखाई देते हैं, यानी कि ओव्यूल्स यहाँ पर दिखाई देते हैं। और जब निषेचन यहाँ पर हो जाता है, जब कभी भी निषेचन यहाँ पर हो जाता है तो यह जो निषेचित बीजांडु होते हैं वही क्या बनाते हैं, यहाँ पर बीज का निर्माण यहाँ पर करते हैं। ठीक है, और ये वाली बात मैंने आपको पहले भी यहाँ पर पढ़ाई थी। चलिए अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर चलते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे इट इज एन एम्ब्रियोनिक प्लांट, इट इज एन एम्ब्रियोनिक प्लांट enclosed in a protective outer covering, enclosed in a protective outer covering। अब हिंदी में अगर हम बात करें तो इसे क्या कह सकते हैं हम सभी कि यह एक भ्रूणीय पौधा है, यह एक भ्रूणीय पौधा है, भ्रूणीय पौधा है जो बहुत ही सुरक्षित आवरण से ढका है, जो बहुत ही सुरक्षित आवरण से ढका हुआ है, ढका हुआ है। ठीक है, चलिए तो यहां पर हम सभी ने क्या देखा कि अगर आप सीड के बारे में बात करते हैं तो सीड का क्या मतलब होता है, तो आपको सीधे सीधे यहां पर आंसर करना है कि जब कभी भी हम किसी भी बीज को देखते हैं तो जो बीज होता है वह क्या होगा, निषेचन के बाद बनता है। ठीक है, ये बात आप सभी को पता है। और दूसरे नंबर पर आपको यह भी ध्यान में रखना है कि कोई भी एक बीज है उसके अंदर जीवन छुपा हुआ है। कोई भी अगर आप यहाँ पर बीज देखते हो तो उस बीज के अंदर एक जीवन छुपा हुआ है। अगर उस बीज को प्रॉपर अच्छे से खाद पानी मिल जाए, प्रॉपर यहाँ पर टेम्परेचर मिल जाए, प्रॉपर अच्छे तरीके से उसको सूर्य की रोशनी यहाँ पर मिल जाए, तो वह किसमें यहाँ पर परिवर्तित हो जाएगा, तो आंसर करना कि वह सीधे सीधे यहाँ पर एक प्लांट में, एक पौधे में यहाँ पर परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, और इसी वजह से हम क्या कहते हैं कि एक बीज के अंदर ही एक पूरा का पूरा जीवन यहाँ पर छुपा हुआ है। ठीक है बच्चों, चलो तो प्यारे बच्चों आज की क्लास में इतना ही रखूंगी। ठीक है, कल इसके आगे का मैं आप सभी को यहाँ पे पढ़ाऊंगी। मेरा थोड़ा सा एक्चुअली थ्रोट पेन हो रहा है, ठीक है, गले में थोड़ा दर्द है, इस वजह से ही यहाँ पर थोड़ा मैं अच्छे से नहीं पढ़ा पा रही हूँ, उसके लिए सॉरी। तो कल की क्लास में हम सभी इसको आगे का पढ़ेंगे और साथ में ही हम सभी प्लांट टिश्यू भी यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम प्लांट टिश्यू पढ़ लेंगे और फिर उसके बाद हम सभी जो प्लांट हार्मोन्स होता है वो पढ़ेंगे, और उसके बाद आपका जो कोर्स है वो शनिवार तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पूरा सैटरडे तक आप लोगों का कोर्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप सभी तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।